जीएस फॉर ऑल की इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें लुसेंटे के आधुनिक भारत के कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पिछली कक्षा में आपने देखा था उत्तर मुगल कालीन शासकों को, और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसकी चर्चा हुई थी। आज आइए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूरोपीय कंपनी के आगमन और उसके भारत में विस्तार, और किस तरह अंग्रेजों ने तमाम कंपनियों जैसे फ्रेंच, डच, डेनिश, पुर्तगाली आदि कंपनियों पर विजय हासिल की और भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो आइए हम देखते हैं कि ये यूरोपीय कंपनी किस प्रकार भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको हम पढ़ेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो कौन कौन सी कंपनी है। तो पहली कंपनी जो भारत आई थी वह है, आप अगर गौर कीजिए तो पहली कंपनी जो आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगली कंपनी है क्या, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन कंपनियों के विषय में देखेंगे। विशेष रूप से पुर्तगाली आपके हैं अध्ययन का क्षेत्र है, ज्यादातर देखने को मिलेगा। दूसरा यदि आप देखिए तो फ्रांसीसी कंपनी, और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तीन कंपनियों को आप ध्यान से पढ़िए। आइए यहां देखें, 17 मई 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा नाविक था। उत्तर माशा अंतरिप होते हुए भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। तो यह फैक्ट आप जानिए। तो यहाँ पर देखें 1498, ये डेट आप महत्वपूर्ण है, 1498, ये एक डेट याद रखिएगा। और आप यदि इसके अवलोकन को करना है, इसका अवलोकन करना है, तो यहाँ आप ध्यान रखिए ये यूरोप है, आप जैसा कि जानते हैं, और यह है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और ये अफ्रीका है। और यह अफ्रीका में ही ये जो भाग है इसे ही आशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप्स कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, इसको आशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप्स यहाँ पर है। और ये जो है पश्चिमी यूरोप से देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप से चला था वास्को डिगामा, जहां पश्चिमी यूरोप में पुर्तगाल है, स्पेन है, यहां से चलते हुए यहाँ आया इस क्षेत्र में, और यहां से फिर इसने भारत की यात्रा की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका रूट है। ये आशा अंतरिप द्वीप है जो कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पर केरल का ये कालीकट का क्षेत्र है, और यही वास्को डिगामा आया, जिसे अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने इसकी सहायता की। देखिए पश्चिमी तट पर ही, जैसे गुजरात भी ये इधर ही है, पश्चिम साइड ही है, और ये आप आगे चल के कर्नाटक, और ये फिर केरल। तो केरल का कालीकट का तट है, इधर का तट मालाबार है, जैसा कि आप भूगोल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। कंपनी जो है वो कौन है, पुर्तगाली कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी। और यहाँ देखिए 1505 में, 1498 में आता है, और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला जो है वो गवर्नर बनकर यहाँ आता है। तो हमें तीन गवर्नर को ध्यान में रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, और तीसरा जो है नूनो डी कुन्हा। बस इसी से आपके प्रश्न बन जाएंगे। सभी गवर्नर जनरल को ध्यान में नहीं रखना है। तो पुर्तगाली तीन गवर्नर थे आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क और नूनो डी कुन्हा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, और 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा के प्रदेश को जीत। यहाँ देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत है, और यहाँ महाराष्ट्र और ये गोवा का क्षेत्र, गोवा कोंकण तट से जुड़ा हुआ है। और फिर इस क्षेत्र में अगर देखें ये कर्नाटक का भाग है, कर्नाटक। और उस समय यहाँ पर आदिल शाही, यहाँ देखिए यूसुफ आदिल शाह,
यानी बीजापुर का क्षेत्र था, बीजापुर का क्षेत्र था, और आदिल शाह का यहाँ शासन था। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इधर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र गोलकुंडा उस समय कहलाता था, गोलकुंडा कहलाता था। और यहाँ पे देखिए पुर्तगालियों ने ये 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। मतलब पुर्तगाली के पास गोवा आ गए, गोवा के साथ साथ इन्हें दमन और दीप भी प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कोचीन क्या कहाँ था? केरल, कोच्चि भी इसको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने अपनी एक बस्ती सैन थोमे भी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। तो यहाँ पे देखिए सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है। आगे अगर यदि आप साउथ ईस्ट एशिया को देखिएगा तो ये सुमात्रा और सुमात्रा द्वीप है, यहाँ ये पहुंचा। और यहाँ देखिए डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, और दूसरी कोठी पुलिकट में स्थापित की। ये मतलब आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखा जा सकता है इसको। और जहां उन्होंने अपनी स्वर्ण सिकेन, पैगोडा, ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा। पर देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ये भी डेट याद रखिए, आता है क्वेश्चन। कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तांड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल युस्टाचियन डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। देखिए यहाँ पर एक लड़ाई है कोलावेज की लड़ाई, और यह कहाँ आता है? केरल है, त्रावणकोर केरल का क्षेत्र। और उस समय राजा मार्तांड वर्मा के नेतृत्व में चल रहा था ये युद्ध। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1759 को बेदरा का युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, जिसमें डचों का पतन हो गया था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार का अधिकार प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। मतलब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया की ओर, मतलब देखा जाए तो भारत की ओर, भारत, चीन इत्यादि ये जो पूरब में देश थे उनसे व्यापार करने के लिए ये इंग्लैंड की महारानी से एक पत्र लेके आते हैं, ताकि वहां की अन्य कोई भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल प्राइवेट कंपनी थी, और अन्य दूसरी कंपनी एकाधिकार प्राप्त ना कर ले। मतलब एकमात्र कंपनी जो इंग्लैंड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें पूरब से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में किया। तो यहाँ पर लेकिन देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, ये भी आप ध्यान रखिए, ये तथ्य है। और 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी की कोठी खोली। मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और पहली जो कंपनी अगर अंग्रेजों की खुली थी तो वो व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि उत्तर भारत या मुगल भारत में पूछा जाए तो सूरत, और यदि संपूर्ण भारत में पूछा है दक्षिण और उत्तर को मिला के, तो पहली कोठी मसूलीपट्टनम में खुली थी। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी के कोठी खोलने की इजाजत दी। तो याद रखना है आपको, 1611 में पहले, 1611 में मसूलीपट्टनम में, और 1613 में सूरत में, सूरत। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अगर बोला जाएगा मुगल भारत में पहली फैक्ट्री कब कहाँ खुली, तो 1613 में सूरत में। और यदि पूरे भारत में मिला के दक्षिण और उत्तर दोनों भारत को मिला के पूछा जाए तो यह 1611 में मसूलीपट्टनम में खुली थी, ध्यान रखिएगा इसको। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी की कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में
1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मुंबई जो क्षेत्र है, अगर भारत को देखा जाए तो यहाँ पर जो है बाबुल मक्का, मतलब यहाँ से आज भी क्या है, जेद्दा के लिए जो मक्का हज यात्री जाते हैं जेद्दा की ओर, तो खासकर इसी अरब सागर के इसी क्षेत्र से यहाँ माइग्रेट करते हैं, जेद्दा एयरपोर्ट की ओर, या फिर जो पानी के जहाज से जाते हैं वहां। तो ये 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, और वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो चुका था, तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखिए। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला यानी गोल्डन फरमान दिया था, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। जैसा कि आपने इससे पूर्व देखा किस क्षेत्र को, कर्नाटक के क्षेत्र को, इसके पूर्व आपने कर्नाटक के क्षेत्र को देखा, ये देखिए कर्नाटक का क्षेत्र था, और जिसको आप जानते हैं ये जो बीजापुर का क्षेत्र है, बीजापुर जहां आंध्र प्रदेश ये है, और ये देखा जाए गोलकुंडा का क्षेत्र है, गोलकुंडा। तो यहाँ पर गौर कीजिए, क्या ये लाइन लिख रहा है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा ये गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो 1717 का, आप याद कीजिए, 1717 का फर्रुखशियर का फरमान, वो भी एक गोल्डन फरमान था, और यहाँ भी एक गोल्डन सुनहरा फरमान दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को। तो यदि प्रश्न आ सकता है कि पहला सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान किसके द्वारा दिया गया भारत में, तो यह दिया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, और बाद में 1717 में फर्रुखशियर के द्वारा फरमान दिया गया। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, दोनों में अंतर। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर ले लिया, और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया, इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल पर अंग्रेजों का मुख्यालय रहा। तो आप कलकत्ता में ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर कलकत्ता के क्षेत्र पर देखा जाए, तो कलकत्ता के क्षेत्र पर देखा जाए तो विलियम फोर्ट था, विलियम फोर्ट, और जबकि यहाँ यदि हम देख रहे हैं कहा, देखिए अंग्रेज चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर, यानी मद्रास का क्षेत्र है, मद्रास के अगर देखा जाए तो ये मद्रास के क्षेत्र में, चेन्नई के क्षेत्र में है, और यहाँ अगर कलकत्ता के क्षेत्र में पूछा जाए, बंगाल के क्षेत्र में, तो यहाँ था विलियम फोर्ट का नाम आता है, और जबकि अगर चेन्नई वगैरह के क्षेत्र में पूछा जाए तो आप इसको दे सकते हैं क्या, मद्रास में ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आपको याद रखना है, ये दोनों किला अलग अलग जगह है। और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रोगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान की, और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रोगेंजा का विवाह जो होता है चार्ल्स द्वितीय से, और चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड में 1668 को ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो इंग्लैंड से मतलब मुंबई का क्या करते, इसलिए यहाँ जो कंपनी थी उन्हीं को दे दिया गया, 10 पाउंड वार्षिक उनको मिल जाता था। और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया। तो यानी अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंसी की जब बात होती है, प्रेसिडेंसी की बात होती है, यानी सूबा या प्रांत जिसको कहते हैं, प्रांत, ब्रिटिश से प्रमुख सूबा प्रांत, तो पहला सूरत भी आता है, याद रखिएगा, सूरत फर्स्ट प्रेसिडेंसी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद मुंबई बना, बॉम्बे जो अभी मुंबई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है बॉम्बे, बॉम्बे, तीसरा है मद्रास,
और चौथा आप देखिए कोलकाता, कलकत्ता जिसको कहते हैं। तो यहाँ क्या है, ये 4 प्रेसिडेंसी, लेकिन बाद में सूरत को मर्ज कर दिया गया बॉम्बे में। तो 3 ही प्रेसिडेंसी रही। और 1857 के आसपास आप देखिएगा 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी तीनों प्रेसिडेंसी में की गई थी। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा देखा जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और देखिए गेराल्ड अंगियार सूरत का प्रेसिडेंट एवं बॉम्बे का गवर्नर ने बॉम्बे शहर की स्थापना की। तो आपको याद रखना है कि बॉम्बे शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, अंगियार के द्वारा है, गेराल्ड अंगियार के द्वारा। इसी तरह कलकत्ता जो शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई है। तो ये फैक्ट्स आते हैं और ये पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल अगली कक्षा में आगे इसको बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।